हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर्स की सॉल्यूशन, जिसमें हम देख चुके थे अब तक अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, आकलन 1। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5, मेरा गाँव। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाने हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको। इसी तरह मेरे साथ पूरे यूट्यूब में आपको यकीन मानिए ऐसा कोई भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। मेरी वीडियो के बाद हो सकता है अपलोड हो जाए, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक एक क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो पोस्टर निर्माण हो, चित्र निर्माण हो, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ज़रूर से देखिएगा एक बार पूरे वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चैप्टर 5, अध्याय 5, मेरा गांव। तो यहाँ पर सबसे पहले रीड आउट करेंगे इस कविता को, देन हम प्रत्येक जो पद्यांश है उसके कठिन शब्दार्थ के साथ सरलार्थ और पूरे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इंद्रधनुष से पंख पसारे, पंछी गाते गुनगुन गुनगुन, साज सकारे गायों के दल, दौड़ जाते रुंझुन रुंझुन, टेंटे तोता कुहू कोयलिया, चींची चिड़िया चुनमुन चुनमुन, हो हा हु ही टन 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 छुट्टी की धुन। खेतों में इठलाता गेहूं, मुस्काता है सरसों की संग, चना गुलाबी पगड़ी पहने, बना है दूल्हा भरे उमंग। अंबर के आंगन में बादल, बजा रहे ढबढोल मृदंग, सौंधी महक झूमता सावन, और मचलते फागुन के रंग। घर घर घर्राते ट्रैक्टर, दौड़ रहे खेतों की ओर, उड़ी पतंगे तितली जैसी, खींच रही चरखी से डोर। गुल्ली डंडा कुश्ती कबड्डी, और कहीं खो खो का शोर, शहद सी मीठी नटखट चंचल, मेरे गांव की प्यारी भोर। तो यहाँ पर जो गांव का एक खुशनुमा माहौल होता है उसी के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रत्येक पद्यांश का यहाँ पर हिंदी अर्थ। तो सबसे पहले है आपका पैराग्राफ, इंद्रधनुष से पंख पसारे, पंछी गाते गुनगुन गुनगुन, साज सखारे गायों के दल, दौड़ जाते रुंझुन रुंझुन, टेंटे तोता कुहू कोयलिया, चींची चिड़िया चुनमुन चुनमुन, हो हा हु ही टन टन छुट्टी की धुन। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्दार्थ आए हैं जिनका हिंदी अर्थ देखेंगे। इंद्रधनुष अर्थात 7 रंगों वाला धनुष जो बारिश के बाद दिखता है। पंख पसारे अर्थात पंख फैलाकर। गुनगुन मधुर स्वर में गाना। साज सकारे अर्थात शाम और सुबह। रुंझुन अर्थात छन छन या खन खन जैसी आवाज। कोयलिया अर्थात कोयल। धुन अर्थात आवाज। सरल अर्थ इस तरह से है इस कविता का कि कवि बताता है कि गांव का दृश्य बहुत सुंदर है। जब बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष पक्षियों के समान पंख फैला रहा हो। पक्षी मधुर गीत गुनगुनाते हैं। सुबह और शाम गांव की गलियों में गायों के समूह दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज़ रुंझुन की तरह गूंजती है। तोता मैना चिड़िया कोयल सभी अपनी अपनी मधुर आवाज़ों में संगीत गाते हैं। घंटे की टन टन बच्चों की छुट्टी होने की आवाज़ से बच्चे प्रसन्न होकर हो हल्ला करते हैं। तो ये था सरल अर्थ प्रथम आपका पद्यांश का। अगला है पद्यांश, खेतों में इठलाता गेहूं, मुस्काता है सरसों के संग, चना गुलाबी पगड़ी पहने, बना है दूल्हा भरे उमंग। अंबर के आंगन में बादल, बजा रहे ढबढोल मृदंग, सौंधी महक झूमता सावन, और मचलते फागुन के रंग। तो यहाँ पर देखिए सभी को एक महत्वता बताते हुए विशेषण के तौर पे यूज़ करते हुए उनका यूज़ किया है एक मानव रूपी कह करके। जैसे इतलाता अर्थात मस्ती से लहराता, पगड़ी सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा, उमंग अर्थात खुशी उत्साह, ढब ढोल मृदंग एक पारंपरिक वाद्य यंत्र के नाम है, महक खुशबू, फागुन जो वसंत ऋतु का महीना होता है, होली वाला समूह। सरल अर्थ कुछ इस तरह से कि कवि के अनुसार गांव के खेतों में गेहूं की बालियां हवा में झूमकर मस्ती कर रही हैं। सरसों के पीले फूल मुस्कुरा रहे हैं। चना ऐसा प्रतीत होता है मानो गुलाबी पगड़ी पहनकर कोई खुशी से दूल्हा बन गया, क्योंकि जो चने के फूल होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं। आसमान में बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे ढबढोल मृदंग बजा रहे हों। खेतों में सावन की शुद्ध खुशबू फैली हुई है और फागुन के रंग बिरंगे रंग खिल रहे हैं। तो आप फागुन में देखिएगा
जो खेत हैं वो काफ़ी लहराते हुए नज़र आते हैं। सरसों के जो खेत होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, दूर से भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर उसी की विशेषता बताई गई है। अगला यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर ये तो देख लिया है। अगला यहाँ पर जो आपका पद्यांश है, घर घर घर्राते ट्रैक्टर दौड़ रहे खेतों की ओर, उड़ी पतंगे तितली जैसी खींच रही चरखी से डोर, गुल्ली डंडा कुश्ती कबड्डी और कहीं खो खो का शोर, शहद सी मीठी नटखट चंचल मेरे गांव की प्यारी भोर। अर्थात देखिए, कठिन शब्द देखेंगे पहले। घराते अर्थात गूंजते, आवाज करते हुए। ची पतंग उड़ाने वाला उपकरण, चरखी को बोला गया। खो खो एक प्रकार का देशी खेल होता है जिसे हम खेला करते थे, बहुत अच्छा खेल होता है ये भी। नटखट अर्थात शरारती, चंचल अर्थात चुलबुला हंसमुख, भोर अर्थात सुबह। सरल अर्थ कुछ इस तरह से है कि कवि ने इस पद में गांव की सुबह का सुंदर दृश्य जो है वो प्रस्तुत किया है। घरों में ट्रैक्टर खेतों की ओर गूंजते नजर आ रहे हैं, बच्चे तितली जैसी रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे हैं और चरखी की डोर से पतंग संभाल रहे हैं। वे गुल्ली डंडा कुश्ती कबड्डी और खो खो जैसे देशी खेल खेलते हुए शोर मचाकर प्रसन्न होते हैं। गांव की सुबह बहुत प्यारी, नटखट अर्थात शरारती और चंचल होती है और शहद सी मीठी लगती है। तो ये तीनों पैराग्राफ के अर्थ देख लिए हमने और जो कठिन शब्दार्थ आए थे वो देख लिए। अब देखेंगे हम, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आपके चैप्टर का अभ्यास कार्य। बात करेंगे सबसे पहले, आओ बात करें, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आपके परिवेश में कौन कौन सी फसलें हो रही हैं वो आपको बताना है। तो ये आपका एक आपके ऊपर आधारित क्वेश्चन है जिसका आप आंसर अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है, वर्तमान में हमारे परिवेश में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, आलू और अलसी आदि फसलें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन, आपके परिवेश में कौन कौन से वृक्ष, पशु एवं पक्षी दिखाई देते हैं। तो हमारे परिवेश में पीपल, बरगद, नीम, कीका, आम, अमरूद, अनार, बेर आदि के पेड़ हैं। गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा और आदि पशु हैं। चिड़िया, तोता, कबूतर, कमेड़ी, मोर, कोयल, कौवा, बगुला आदि पक्षी हैं। अगला क्वेश्चन है, गांव के जीवन और शहर के जीवन के बारे में चर्चा करें। तो गांव के व्यक्तियों का जीवन सरल, शांत एवं प्राकृतिक वातावरण से युक्त होता है। वे सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते हैं। शहर के व्यक्तियों का जीवन व्यस्तम, तेज एवं अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होता है एवं भीड़ भरा वातावरण होता है। गांवों का जीवन खेती पशुपालन पर आधारित होता है, जबकि शहरों का जीवन व्यापार एवं उद्योग धंधों पर आधारित होता है। तो ये अंतर बताने थे हमें गांव और शहर के जीवन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कविता में बताए गए विभिन्न खेलों के बारे में चर्चा करें। जैसे गुल्ली डंडा, कुश्ती, कबड्डी, खो खो का जिक्र है, तो आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं, इन्हें खेल करके देख सकते हैं। अगला पार्ट है सोचो और लिखो, जहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन को आपको आंसर को करेक्ट करके चूज करके ब्रैकेट में लिख देना है। जैसे कविता के अनुसार सरसों के संग कौन मुस्काता है, सरसों के संग गेहूं मुस्काता है, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। कविता में पतंग को किसके समान कहा गया है, तितली के समान, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सांस सकारे गायों की दल, दौड़ जाती रुंझुन रुंझुन, चना गुलाबी पकड़ी पहने, बना है दूल्हा भरे उमंग, शहद सी मीठी नटखट चंचल मेरे गांव की प्यारी भोर। तो यहाँ पर जो आपकी पंक्तियाँ आई हुई थी चैप्टर में, उसी से रिलेट रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। अगला है, मिलान कीजिए, किसकी तुलना किससे। तो पंछी की तुलना इंद्रधनुष से की गई है, तितली की तुलना पतंग से की गई है, चना की दूल्हे से और अंबर की आंगन से। अगला है, ध्वनियों और उनके स्रोत को मिलान करना है। जैसे रुंझुन रुंझुन किससे आवाज आती थी, गायों से, गायों के पैरों में जो बंधी रहती थी पायलियाँ उनकी। गुनगुन गुनगुन पंछी की, घर घर घर, तो ये किसकी आवाज़ होती है, ट्रैक्टर की। टन टन घंटी की। तो इस तरह से मिलान कर देना था। अगला है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो दोनों क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, कविता में बताए गए जीवों के नाम लिखिए। तो कविता में जो जो जीव आए हैं उनके नाम लिखने हैं। गाय, तोता, कोयल, चिड़िया, तितली आदि। कविता में किस ऋतु की फसलों की चर्चा की गई है, वसंत ऋतु की। कविता से आगे है, सोचिए और बताइए, जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन है, पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से क्यों की गई है, चने को गुलाबी पगड़ी क्यों बताया गया है, पगड़ी पहने।
ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे, देन सेकंड देखेंगे। तो देखिए, पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से क्यों की गई है? पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से इसलिए की गई है क्योंकि जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा सुंदर होता है, वैसे ही पंछी भी अनेक रंगों के होते हैं। आकाश में उड़ते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। उनके पंख और उड़ान इंद्रधनुष जैसी शोभा बिखेरते हैं। चने को गुलाबी पगड़ी पहने क्यों बताया गया है? चने को गुलाबी पगड़ी पहने इसलिए बताया गया है क्योंकि चने के फूल गुलाबी रंग के होते हैं। ये फूल ऐसे लगते हैं जैसे खेतों में चना गुलाबी रंग की पगड़ी पहन के खड़ा हो। यह एक सुंदर उपमा है जो खेत की शोभा को दर्शाता है। अगला पार्ट है आपका अनुमान कल्पना पर आधारित, जिसमें 3 क्वेश्चन है। हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बादलों में आपने कौन कौन सी आकृतियां देखी? बादलों में विभिन्न आकृतियां देखी जा सकती है, जैसे जानवरों की आकृतियां, घोड़ा, हाथी, कुत्ता आदि। आप देखिएगा कभी बादलों को गौर से, आपको कुछ न कुछ आकृति जरूर दिखेगी। इंसानों के चेहरे या आकृतियां, वस्तुओं की आकृति जैसे जहाज, पेड़, पहाड़। कभी कभी बादलों में बड़े बड़े महल, किले जैसी आकृतियां भी दिखती हैं। यदि आप चिड़िया होते तो कहाँ जाना पसंद करते एवं किस तरह की ध्वनि निकालते? तो यदि मैं चिड़िया होता या होती तो मैं खुले आसमान में उड़ना पसंद करता या करती, जहाँ मैं पहाड़ों, नदियों, जंगलों, खेतों के ऊपर से उड़ सकूं। मैं पेड़ों पर घोंसला बनाना पसंद करता या करती, जहाँ मैं अपने साथियों के साथ रह सकूं। मैं चींची, कुहू या गुनगुन जैसी मधुर ध्वनियाँ निकालता या निकालती, जो सुबह की शांति और प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती। अगला थर्ड क्वेश्चन है, आपके गांव या शहर की सुबह कैसी होती है? लिखिए। तो ये एक आपके अनुभव पर आधारित आंसर हो सकता है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, मेरे गांव की सुबह जो बहुत है ताजगी और शांत भरी होती है। सूरज की पहली किरणें पेड़ों और घरों पर पड़ती है और पक्षियों का चहचहाना सुनाई देता है। खेतों में किसान काम पर निकल जाते हैं। ट्रैक्टरों की आवाज़ सुनाई देती है। हवा में मिट्टी और ताजी फसलों की खुशबू घुली होती है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, अगला थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों पर आधारित चित्र बनाइए। तो पंक्तियाँ हैं जिनके आधारित आपको चित्र बनाने हैं, तो हम दोनों ही पंक्तियों के आधारित चित्र बनाएंगे। तो पहली पंक्ति है, इंद्रधनुष से पंख पसारे पंछी गाते गुनगुन गुनगुन। इस पंक्ति पर आधारित चित्र में एक रंगीन इंद्रधनुष होगा, जिसके नीचे पक्षी अपने पंख फैलाए उड़ रहे होंगे, खुशी से गुनगुना रहे होंगे। तो चित्र आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इसे अभी आप ड्रॉ कर लीजिए चाहे तो, या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब बाद में जब भी टाइम मिले तो आप इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए, पंछी जो है इसके आसपास घूम रहे हैं। बादलों में इंद्रधनुष निकला हुआ है। सूरज हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का सुंदर दृश्य आप बना सकते हैं। अगला देखिए है पंक्ति, चना गुलाबी पगड़ी पहनी बना है दूल्हा भरे उमंग। इस पंक्ति पर आधारित चित्र में चने की पौधे को एक दूल्हे के रूप में दर्शाया जाएगा, जिसमें गुलाबी रंग की पगड़ी पहनी है। तो आपको एक चित्र दर्शाना है जिसमें चने का पौधा हो बेसिकली। तो चने का पौधा बहुत ही सुंदर लगता है जब आप चने की खेत हैं, जब आप जाएंगे, जैसे सरसों के खेत हमें पीले पीले दिखाई देते हैं, चने के खेत हमें गुलाबी कलर के दिखाई देते हैं बाहर, अगर बहुत दूर से हम देखते हैं तो देखिए इस तरह से आपको दर्शा देना है चने का पौधा। देखिए, गुलाबी फूल दर्शा देना है। चने उसमें जो होले होते हैं वो लटक रहे हैं और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, जैसे दूल्हा हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों ही चित्र यहाँ पर निर्माण करने थे। ठीक है, तो ये डन होता है आपका थर्ड क्वेश्चन। अगला है, चर्चा कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके परिवेश में होने वाली फसलों एवं उनकी ऋतुओं पर चर्चा कीजिए। तो जो आपके परिवेश में आसपास अपनी जो फसलें होती हैं और उनकी जो ऋतुएं होती हैं, उन पर आपको चर्चा करके आंसर बताना है। और अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में मतलब नेक्स्ट देखेंगे इसके आंसर के बाद। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके परिवेश में होने वाली फसलों और उनकी ऋतुओं पर चर्चा। तो खरीफ फसलें जैसे मानसून में होती हैं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ये फसलें आमतौर पर जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। रबी फसलें सर्दी में बोई जाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, सरसों, जौ, आलू। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जायद फसलें गर्मी में होती हैं। सब्जियां जैसे ककड़ी, लौकी, फल जैसे तरबूज। ये फसलें रबी और खरीफ के बीच छोटे अंतराल में बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था, कविता में आई हुई ध्वनियों को के अलावा अन्य कौन सी ध्वनियाँ आपको सुनाई देती हैं? उन ध्वनियों पर चर्चा कीजिए। इनमें से आपको किसकी ध्वनि ज़्यादा पसंद है और क्यों? तो देखिए, कविता में आई हुई जैसे रुनझुन, टुनटुन, घर घर, ये सभी आवाज़ों के अलावा आपको बताना है कि और कौन कौन सी आपको आवाज़ें सुनाई देती है। जैसे हम जब
अपने कानों को बंद करेंगे तो हमें देखिए वाहनों की आवाज़, मोटरसाइकिल, कार, बस की आवाज़ सुनाई देगी। घंटी की आवाज़, मंदिर की जो घंटी होती है उसकी आवाज़ सुनाई दे सकती है। साइकिल की आवाज़ सुनाई दे सकती है। स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है। लोगों की बातचीत करने, हंसने की आवाज़, कुत्तों की भौंकने की आवाज़, निर्माण कार्यों की आवाज़, यदि आसपास अगर निर्माण हो रहा है तो मशीनों की आवाज़ आती है। पालतू जानवरों की आवाज़, जैसे मैंने कहा आपको, कुत्ते की आवाज़ होती है, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ या बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज़। तो ये जो हमें एक्स्ट्रा आवाज़ें सुनाई देती है वो हमें लिखनी थी अन्य ध्वनियों में। और पसंदीदा ध्वनि में मैं लिखूंगी, मुझे बारिश की बूंदों की आवाज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। यह आवाज़ शांतिदायक होती है और मन को सुकून देती है। यह प्रकृति की सुंदरता और ताजगी का एहसास कराती है। तो इस तरह से ये डन होता है आपका आंसर। अगला पार्ट है भाषा की बात, जिसमें पंक्तियों में से आपको क्या करना है, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्द छांटने हैं। पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति दे रखी हैं, जैसे 4 पंक्तियां, सॉरी। सांस सकारे गायों के दल दौड़ जाते रुनझुन रुनझुन, चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भरे उमंग, घर घर घर्राते ट्रैक्टर दौड़ रहे खेतों की ओर, उड़ी पतंगे तितली जैसी खींच रही चरखी से डोर। तो संज्ञा यहाँ पर देखिए कौन कौन से शब्द हैं, संज्ञा जो कि नाम है, जैसे गाय, दल, चना, पगड़ी, दूल्हा, उमंग, ट्रैक्टर, खेतों, पतंगी, तितली, चरखी, डोर, जिसकी परिभाषा होती है किसी भी चीज़ को जो आप देख रहे हैं उसका अगर कोई नाम है तो वो संज्ञा शब्द है, किसी वस्तु का हो चाहे वो जगह का हो। ठीक है। विशेषण जो संख्या के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं, उन शब्दों को कहा जाता है विशेषण शब्द। जैसे सांस सकारी विशेषता बताए रहे, ठीक है, गायों की दल की। गुलाबी, गुलाबी पगड़ी पहने, चने की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। भरे, भरे उमंग से भरे, तो यहाँ पर ये भी विशेषता है। घर घर घर्राते, ट्रैक्टर कैसे घर्राते हैं, घर घर, तो ये भी एक विशेषता हो गई। जैसे तितली जैसी, तो तितली की विशेषता बताई जा रही है, जैसी, तितली जैसी पतंग, पतंग की विशेषता बताई जा रही है तितली जैसी। ठीक है, तो जैसी यहाँ पर विशेषण बताने वाला शब्द हो गया। ठीक है। इसी तरह से क्रिया देखिए, दौड़ी जाती, जिसका अर्थ अगर हम निकालते हैं क्रिया में, दौड़ना, पहने पहनना, बना है बनना, दौड़ रहे दौड़ना, खींच रही खींचना, तो ये सभी क्रिया शब्द यहाँ पर आए हैं। अगला ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त ध्वनि से मिलते जुलते शब्द बनाइए। जैसे छाव गांव, तो इसी तरह से और शब्द बन जाएंगे, जैसे ठाव पाव, छप टप थप थप, टप धप तप थप, चटक मटक गटक फटक झनक। ठीक है, तो सेम जो आपको राइमिंग वर्ड्स जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखने हैं आपको, यानी विलोम शब्द लिखने हैं। हंसना का हो जाएगा रोना, साँझ शाम का हो जाएगा सुबह, मीठी, मीठी का हो जाएगा कड़वी। अगला है, नीचे दी गई कविता को पूरा कीजिए और इस तरह शब्दों को जोड़कर नई पंक्तियां लिखिए। तो पहले कविता को पूर्ण करेंगे, देन नई पंक्तियां देखेंगे। तो मरुधर रो सिंगार खेजड़ी, जीवन रो आधार खेजड़ी, सगला धन रे पाछे भागे, खेत खेत में सोलर लागे, स्वार्थ री ईण अजब दौड़ में, कटगी बेशुमार खेजड़ी। खेजड़ी की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि मरुधर की एक श्रृंगार होती थी हमारी खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्ष को काटा कभी नहीं जाता था, बट अभी क्या हो रहा है, सोलर पैनल लगाने के चक्कर में खेतों में खेजड़ियों को उखाड़ दिया जा रहा है। तो इस अजब सी दौड़ में जो इतनी बेशुमार खेजड़ी थी, जिसे एक तरह से कल्प वृक्ष माना जाता है रेगिस्तान में, वो भी कटी जा रही है। तो उसी की यहाँ पर लाइन कही गई है। तो यहाँ पर खेजड़ी आ जाएगा रिक्त स्थान में। अब इसे आगे बढ़ा करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, वापस से पढ़ेंगे इस कविता को। मरुधर रो सिंगार खेजड़ी, जीवन रो आधार खेजड़ी, सगला धन रे पाछे भागे, खेत खेत में सोलर लागे, स्वार्थ रे इन अजब दौड़ में, कटगी बेशुमार खेजड़ी। नई पंक्तियां बनेंगी। पर्यावरण री रक्षा करनी आहे हमारी जिम्मेदारी, आवन वाली पीढ़ियां खातिर बचावा अपनी हरियाली। आने वाली पीढ़ियों की खातिर हमें अपनी हरियाली को बचाना चाहिए, नहीं तो उन्हें तो हरियाली देखने को मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से आप पंक्तियों को आगे बढ़ा सकते हैं इस कविता के थ्रू। तो ये कंप्लीट होता है आपका चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जिसमें गांव से रिलेट काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले। होप सो आपको पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है, चाहे वो आपके क्वेश्चन आंसर्स चित्र से रिलेट हो, पोस्टर निर्माण से रिलेट हो, या आपके स्वयं के करने के हों।
ठीक है। तो वीडियो की विशेषता ये है कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया गया है। होप्स ऑफ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।